वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। महंगाई और इकॉनमी की जो मामला चल रहे थे, मुझे बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ था पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिसीज़ की वजह से, उससे बाहर आया है। इस साल का जो बजट है वो अक्कास होगा हमारी जो पिछले सालों की कारकर्दगी रही है उसका, और कितने मुश्किल हालात से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बार जिस किस्म का बजट पाकिस्तान के अवाम के सामने आएगा उससे हमारी मुश्किलों में कमी आएगी। तरक्याती बजट में इजाफा किया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दी जा रही है, महंगाई में कमी के और जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके बाद आमदनी में इजाफे के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये इस बजट के बुनियादी अहदाफ हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो विजन दिया है अपनी फाइनेंस टीम को उसके मुताबिक, और पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद जो, और ये देखिए ये सब कुछ इसके बावजूद हुआ है जबकि हमारा पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से लड़ रही है, और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें हिंदुस्तान सर फहरिस्त है, वहाँ की मईशत इस वक्त -7.3 से बिल्कुल ही डूब गई है, और जिस तरीके से बाकी मुल्कों की भी इस वक्त मईशत का हाल है वो बहुत ही पतला है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ना सिर्फ स्टेबल हैं बल्कि बेहतर हो रहे हैं। दूसरा ये कि हम अपोजिशन के साथ ताल्लुकात कार में बेहतरी चाहते हैं। हम पहले भी जो इसके ऊपर जो इस्लाहात के ऊपर बातचीत करना चाहते थे, हम अब भी बातचीत करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ का आपस का झगड़ा ख़त्म हो तो फिर PMLN को फैसला करे कि उनकी आखिर पॉलिसी क्या है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब का और अदी फरियाल की पॉलिसियां आपस में जुड़ी तो फिर वो फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, और फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब की समझ आएगी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों का किबला जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही, पार्टीज के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रही कि किसको फॉलो करना है किसको फॉलो नहीं करना। एक बिखरी हुई तिनकों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का पाकिस्तान में बड़ा अहम रोल है, हम उस रोल को तस्लीम करते हैं, और हम समझते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर, अदालती इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर अपोजिशन को हुकूमत के इक़दामात का साथ देना चाहिए। इस सिलसिले में हम इलेक्शन कमीशन को भी मिल रहे हैं। बुध को PTI का जो वफद है उसकी मुलाकात होगी इलेक्शन कमीशन से, जिसमें हम जो खसूसन हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जिनको EVM कहते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को जोर दिया है कि वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और उसको पहले आप आजमाएं, परखें, और अगर उसमें कोई नुक्स है तो हमें बताएं, और हम उसमें पॉलिसी फैसले हुकूमत ने करने हैं, और हमने फैसले करने हैं कि आइंदा इलेक्शन जो हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूशन नाम है, अमल दरामद का इदारा है, और उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। लिहाजा इसके ऊपर हम अपनी पॉलिसी जो है वो इलेक्शन कमीशन को देने का इरादा जो है वो रखते हैं। तीसरा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बजट आ रहा है, वफाक में और सूबे में हम बासानी ये बजट जो है वो मंजूर होगा, क्योंकि अवामी फलाह का बजट है, और इसमें किसी किस्म की कोई PTI को मुश्किल का सामना नहीं है। तमाम इत्तेहादी जो हैं उन्होंने इस बजट में अपनी जो हमायत है उसका यकीन दिलाया है, और इसके साथ साथ जो तमाम PTI की कारकुन हैं वो इमरान खान की क़यादत में मुतहद हैं। इत्तेहादियों ने तो आपको वादा कर दिया, लेकिन ये आपको लगता है कि अपोजिशन इन हालात में आपको सपोर्ट करेगी? फारूक साहब आप भी करते हैं। ये बताएं कि अपोजिशन ये डिमांड की है कि 1200 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट है कोरोना के हवाले से, कोरोना फंड के हवाले से, उसको पब्लिक किया जाए। सेकंड ये है कि बिलावल ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को ऑफर किया कि मैं अपनी पार्टी आपके हवाले करता हूँ, आप बजट का रास्ता लो। पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी, बल्कि मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई, अदरवाइज तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है, और दुल्हन नाराज़ होकर वापस चले गए हैं और वो वापस चले गए हैं। सो मैं तो चाहता था, हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने
तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती, लिहाजा मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। वैसे भी जो है उनके लिए अच्छा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। चौधरी साहब ये बताइए, चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर अली जफर की रिपोर्ट पहले नहीं आती बजट से, तो बजट जो है उस हवाले से हम दोबारा फैसला करेंगे कि आया ये बजट पास होगा या नहीं होगा। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जानबूझकर इस रिपोर्ट को लेट करवाया जा रहा है, इस हवाले से फरमाइए। जहांगीर तरीन साहब का जो पूरा एक समझिए कि धड़ा है वो पूरी तरह पीटीआई के साथ है। उनका जो लोग उनके खानों में जाते हैं वो ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से जाते हैं, इसके अलावा उनका कोई और इस सरोकार नहीं है। जो वो तमाम MPAs और MNAs जो तरीन साहब के साथ जाते हैं उनके केस के ऊपर, वो एक ज़ाती ताल्लुक़ निभाने जाते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं। वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और जहांगीर तरीन साहब समेत तमाम अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर यकीन रखते हैं और उनको मालूम है कि इमरान खान जो है वो नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, और चाहे वो उसके हक में हो या खिलाफ हो मामला, उसके ऊपर उनकी राय बदलेगी नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि बजट आ रहा है, इसमें आप सैलरीज को चीज़ों को इन्हांस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और पहले और भी बड़ी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में खासकर बड़ी रिफॉर्म्स हुई जो कई सालों से नहीं हुई, वेरी गुड। लेकिन कुछ आपके सरकारी इदारे हैं जो कई सालों से लाइक 10, 11, 12 साल से उसी वजह पे काम कर रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ सोच रहे आने वाले बजट में? क्योंकि वो कॉर्पोरेशन कभी भी न विफाक के अंदर आती है न फेडरल के अंदर आती है। कई इदारे हैं जहाँ पर मसाइल है, मिसाल के तौर के ऊपर PTV है, मिसाल के तौर के ऊपर APP है, स्टील मिल्स है, PIA है। इन इदारों के लोगों का असल मसला ये है कि यहाँ पर बेपनाह सियासी भर्तियाँ की गई। PTV के अंदर 2008 से 18 तक 2200 लोग भर्ती किए गए, उनमें से 5% लोग भी मेरिट के ऊपर भर्ती नहीं किए गए। इसके साथ साथ APP को आप देखें, उनमें रिपोर्टर्स जो बुनियादी काम है वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो 200-300 से ज़्यादा नहीं है, और 600-700 लोग वहाँ पर मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। जिस तरीके से इन इदारों को तबाह किया गया, उन इदारों में जिस तरीके से सियासी भर्ती, देखिए मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं आज MNA हूँ, मैं अपने हर पोलिंग स्टेशन से 5-5, 7-7 लोग इन तमाम इदारों में भर्ती कर दूँ, मैं इलेक्टेबल हो जाऊँगा, लेकिन वो इदारे बैठ जाएंगे। सो इसको एक पूरा, और स्पेशली ये जो खुर्शीद शाह साहब आजकल कह रहे हैं 2 साल में बड़ा जुल्म हो गया है मेरा जेल में, इनको 150 साल जेल में रखना चाहिए जितना जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ। अच्छा फवाद साहब ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि जो ताकत हुकूमत को लेके आई थी, अगर वो पीछे हो जाए तो ये रेत का ढेर साबित होगी हुकूमत, इसमें क्या हकीकत है? और मौलाना ये भी कह रहे हैं कि हम जो है PDM नहीं मदद मांग रहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये तो उन्होंने झंडी करवा दिया या ये गए नहीं थे उनके पास? जो ताकत PTI को इक़्तिदार में लेके आई थी वो है वो 2 करोड़ अवाम जिन्होंने PTI को वोट दिया था, और अब ये लोग उससे ज़्यादा हो गए हैं। लिहाजा फजलुर रहमान साहब के अगले कई 100 साल भी मुझे लगता है कि वो लगे रहेंगे, उनमें वो ताकत जो है वो नहीं आएगी। मुझे लगता है फजलुर रहमान साहब को अपने कुश्ते बदलने चाहिए, कमज़ोर लग रहे हैं। आपने बताइएगा कि आपने छुआरों की बात की है, तो जहांगीर तरीन को छुआरे देंगे, किशमिश देंगे, और शहबाज शरीफ को कौन से कुश्तों की ज़रूरत है? जो आपने बात की है फैटफ की, ये देखें मैंने जिस तरह से बात की है जहांगीर तरीन साहब का, या बाकी मैंने बताया आपको कि जहांगीर तरीन साहब को भी इमरान खान साहब के विजन पे उतना ही यकीन है जितना बाकी PTI के लोगों को। प्रॉब्लम नहीं है। फैटफ में इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुई है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी फैटफ में हमाद अजहर साहब को जिन्होंने इसको लीड किया, फिर हमारी लॉ मिनिस्ट्री को जिन्होंने इस तरीके को आगे बढ़ाया, और एक मिलजुल के तमाम इदारों ने फैटफ में जो कामयाबी हासिल की, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और इंशाअल्लाह ताला इस पर पाकिस्तान एक मिनट का खत्म हो गए। इलेक्शन कमीशन ने जो आपका सिस्टम जी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनका ये कहना है कि ये आलमी मीटिंग है ना, ऑलरेडी पहले बंद कर चुका है। किस तरीके से इस सिस्टम को आप नाफिज करेंगे जब इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी के हेड हैं, वो इस कमेटी के मेंबर हैं, वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे, ये फैसला सियासी क़यादत ने करना। इसीलिए हम समझते हैं कि जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ख़ुसूसन ये 2 बड़ी पार्टियाँ, इनको हमारे साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और इन इंतखाबी इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तान में अभी देखें ना,
جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جیتنے والا غلط کہہ رہا ہے, جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے. سو اس کے اوپر ہم یقین نہیں. ایک ہم نے آخر الیکشن ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو فوراً جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جائے, اور کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں, آپ ان کے کچھ حلقوں میں اس کو ایکسرسائز کریں. اور جیسا کہ ابھی 4 جو ہمارا نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے, پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشنز ہیں, پھر ملتان اور لاہور کی جو بار ایسوسیشنز ہیں, اور راولپنڈی اسلام آباد کی بار ایسوسیشنز ہیں, وہ ای وی ایم کے اوپر ہی اپنے الیکشن کرانے چاہ رہی ہیں. اور میں بلکہ لاہور پریس کلب کو بھی یہ دینے جا رہا ہوں ای وی ایم کے ڈیمانسٹریشن. سو سارے صحافی اور وکلا جن کے الیکشن سب سے بڑے الیکشن ہوتے ہیں اور سب سے سمجھیے کہ ہر سال ہوتے ہیں, ان کو ہم پہلے ای وی ایم پہ لے آتے ہیں. شہباز شریف کی ایکسیپٹ کی جائے گی درخواست؟ ہم شہباز شریف صاحب کو ہم ان کی ریٹن نہیں آئی, ہم تو ریٹن لکھ چکے ہیں اسپیکر صاحب شہباز شریف صاحب کو کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ بیٹھیے. میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں آج اپنا فوکل پرسن نامینیٹ کریں اور حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات. اگر اختلافات ختم ہو گئے ہیں تو عشائیے کریم صاحب کی جانب سے روز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عشائیے کیا آنے کے لیے یا کسی اور چیز کی کڑی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی وہ بھی ایک سیاسی آدمی ہیں, جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں وہ عشائیے بھی دیتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر جانے کی کس کی تھی؟ کرونا کے حوالے سے. دیکھیں فائنانس منسٹری نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل اپنا جو ہے وہ ایک رپورٹ جمع کرا دی ہے اے جی پی آر کے پاس. اے جی پی آر نے وہ رپورٹ آگے جمع کرانی ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ تمام آڈٹ رپورٹ پہلے ہی جمع کرائی جا چکی ہے. بیانات جو ہیں ان کے پرسنل ہے یا اسٹیٹ اس پہ کوئی ایکشن لے رہی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک فری پریس ہے. ہمارے ہاں 112 کے قریب پرائیویٹ چینلز ہیں, 43 کے قریب فورن چینلز ہیں. یہ جو ایک انڈین لابی کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان میں کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, ہمارے ملک میں پیکولر حالات ہیں, ان میں کے پیچھے ایک انٹرنیشنل دیکھیے 850 ویب سائٹ ہم نے پکڑی تھی جو انڈیا چلا رہا تھا. وہ پاکستان کے اندر یہ ہوا دیتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, حالانکہ پاکستان کے اندر جتنا آزاد میڈیا ہے اس طرح کی کوئی اور مثال کہیں پہ نہ کوئی اور آپ کو مسلم ورلڈ میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ کو کسی اور تھرڈ ورلڈ میں بھی نہیں ملتی. ہماری پریس شاید فرسٹ ورلڈ سے بھی زیادہ آزاد ہے. آپ مجھے جرمنی میں ذرا ہولوکاسٹ کے اوپر کسی جرنلسٹ کو کہیں نا ذرا لکھ کے دکھائے, آپ ذرا ان کو کہیں امریکہ میں کہیں نا اسرائیل کے اوپر لکھ کے دکھائے. یہ ہر ملک کے ایک اندر جو ہے وہ ایک طرح کے کچھ فار ایگزامپل ہمارے ہاں آپ بلاسفیمی نہیں کر سکتے. یہ ویسٹ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, ہمارے لیے یہ ریڈ لائن. تو ہماری اپنی ریڈ لائنز ہیں, ان کی اپنی ریڈ لائنز ہیں, وہ اپنی ریڈ لائنز میں خوش رہیں, ہمیں ہماری ریڈ لائنز میں. سر باہر جانے کے لیے شہباز شریف کی درخواست دوبارہ آ گئی, اب جانے دیا جائے گا کہ پھر ان کو؟ وہ تو کورٹ نے کہ ہم نے تو انہیں ای سی ایل پہ ڈالا ہے, باقی تو عدالت میں وہ جائیں اور وہاں پہ ہم اپنا کیس لڑیں گے. شہباز شریف صاحب کا کوئی کیس ہے نہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کے کیس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے.